आप कहां तक पहुंच गए थे? हम्म। कानून का हम्म क्या सुझाव है? अभी आप नए हैं बिल्कुल। अमन, अच्छा। ये एथिक्स के पेपर पे अभी हम लोग अपनी चर्चा कर रहे हैं। पेपर 4, इसमें अभी हम लोगों ने केवल एक आधार बनाने का प्रयास किया है कि अभी हम किस तरीके से चीजों को देखें। तो अभी हमने उस दिन जो अपनी बात रखी थी वो ये रखी थी कि कानून का पालन कानून का पालन क्यों किया जाए। कोई भी कानून है उसका पालन क्यों किया जाए। कोई भी कानून अगर है तो उसका पालन क्यों होना चाहिए, या हर कानून का पालन होना चाहिए। इस पे हम लोगों ने अपनी बात रखी थी। कुछ ऐसे कानून हैं। कानून मतलब क्या है? समाज में व्यवस्था, यही तो समझा है। कानून मतलब क्या होता है? समाज को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। अगर समाज में नियम नहीं होंगे, कानून नहीं होंगे, तो ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी। जैसे यहां पे बैठने का एक नियम है, यहां कुछ लोग जो बैठ जाएं, कुछ लोग खड़े हो जाएं, ताली बजाने लगे, तो क्लास चल पाएगी? अब ये एक बात यहां ये आ रही है कि कानून, कुछ विचारक ये हैं जो ये कह रहे हैं कि कानून तो होना ही चाहिए और कानून अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण। कौन है ऐसा विचारक जो ये कह रहा है? सुकरात। सुकरात कह रहा है कि कानून तो अनिवार्य हैं, जिनका पालन होना ही चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी पे आए, अन्य विचारकों पे आए, तो वो कहते हर कानून पालन योग्य नहीं है। हर कानून पालन योग्य नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे कानून भी बन सकते हैं जिन कानूनों से लोगों के अधिकार छीन लिए जाएं। कोई बहुत बड़ा समुदाय विस्थापित हो जाए, नहीं, ये भी हो सकता है। या कुछ ऐसे जो वर्ग हों उनके हित छिन जाए, ऐसे भी कानून बन सकते हैं। इसीलिए कुछ कानूनों को लेकर या कुछ ऐसे विधान हैं जिस पे हम देखें जहां पर हमारे अधिकार छिन जाते हो, उन कानूनों का विरोध करना भी नैतिक हो जाता है। अगर हम विरोध ही नहीं करेंगे तो हर चीज अपने आप में ठीक ही हो जाएगी। भाई सरकार नियम लेके आ जाए, कानून बना दे कि जो समझदार लोग हैं केवल उनको ही मत देने का अधिकार होगा। जो पूरी दुनिया में ऐसे इतिहास चला है कि पहले सक्रिय लोगों को ही मत देने का अधिकार था, पहले जिसके पास पैसा था, धन था, उनको ही मत देने का अधिकार था, बाद में सबको मिला ये मत देने का अधिकार। तो कानून हमारे अधिकारों को छीन नहीं सकता। मानव के जीने के लिए कुछ नैसर्गिक अधिकार है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये हमारे नैसर्गिक अधिकार हैं। कोई भी कानून इसको छीन नहीं सकता। इसीलिए रूसो ने कहा कि इस नेचर ने सबको स्वतंत्र पैदा किया, प्रकृति ने सबको स्वतंत्र पैदा किया है, लेकिन मनुष्य हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि नियम विधान, जो सामाजिक नियम हमने बना रखे हैं कि तुम्हें ऐसे चलना है, तुम्हें ये करना है, तुम इस जाति के हो, तुम इस धर्म के हो, तो नियम जो सबके लिए सार्वभौम हो, सबके लिए विकास की संभावनाएं रखते हो, ऐसे कानून बेहतर होंगे। और अगर ऐसे कानून नहीं हैं तो उन कानूनों का विरोध होगा। इसी पे पूरी चर्चा चल रही थी। इतनी बात इसी को उठाने के लिए हो रही कि क्यों कानून का पालन करना चाहिए। एक वर्ग ये कहेगा कानून से व्यवस्था आती है और इसलिए हमको कानूनों का पालन करना चाहिए। गांधी जी को लोग अराजक भी कहते हैं। इतिहास में पढ़ेंगे तो गांधी जी का दर्शन अपने आप में उन्होंने कहा है स्टेट ही नहीं होना चाहिए, राज्यविहीन समाज। तो वो समाज कैसे चलेगा भाई?
वो समाज चलेगा अंतःकरण की पवित्रता से। गांधी जी कहते हैं कि अंतःकरण आपका बेहतर होगा तो अपराध होगा ही नहीं आपसे। अंतःकरण क्या चीज है भाई? आत्मा, चेतना। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं और सब ईश्वर के अंश हैं। तो मैं किसका चुरा लूंगा? मैं किसका खा जाऊंगा? ये धरती मां है, उसने सबको दिया है, ये सारे बच्चे बराबर हैं। गांधी गांधी हैं इसीलिए गांधी गांधी हैं। गांधी जी ने पूंजीवाद, औद्योगिक क्रांति को इसीलिए क्रिटिसाइज कर दिया। पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति को, पूंजीवाद को खूब प्रोत्साहन मिला। गांधी जी ने उसका विरोध किया तो लोगों ने कहा कि गांधी जी तो जो दकियानूसी सोच वाले, ऐसा नहीं था। गांधी जी ये जानते थे कि ये प्रकृति पर अभी जो अधिक लोग शोषण कर रहे हैं वो अपनी तकनीक की वजह से कर रहे हैं, वो अपनी शक्ति की वजह से कर रहे हैं। लेकिन ये शोषण ठीक नहीं है, ये शोषण नैतिक नहीं है। ये प्रकृति केवल उनकी नहीं है, ये प्रकृति सबकी है। और जो नहीं प्रकृति से ले पा रहा है आप उसका भी ले रहे हो। इसीलिए विकसित देश इस बात के लिए ना इतराएं कि विकसित देश ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। विकसित देशों ने विकासशील देशों के सारे संसाधनों को खाया है और वो मोटे हो गए और वो कहते हैं हम अच्छे लग रहे हैं। इसलिए भौतिकता का विकास है, उद्योगों का विकास है। अब देखिए पूरा, इसके लिए इतिहास को भी समझना पड़ेगा। पूरा यूरोप का इतिहास देखिए, साम्राज्यवादी इतिहास 1850 से पूरे यूरोप में होड़ मच गई कि किसके पास कितना साम्राज्य होगा, किसके पास कितने उपनिवेश होंगे, और उसको वहां नैतिक माना गया, पवित्र कार्य माना गया। लेकिन हमारे लिए क्या हुआ? हम 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। यह समझने की जरूरत पड़ेगी। और जब हम एथिक्स पढ़ते हैं तो यह भी देख रहे हैं किस तरह से कोई कानून हमारे लिए बेहतर हो सकता है और कौन सा कानून हमारे लिए बेहतर नहीं हो सकता। अगर हम ये कहते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उसके तहत जो भी सरकार की सूचनाएं हमको प्राप्त करने का अधिकार है, और जब हम सूचना मांगते हैं तो कभी कभी हमको क्या कहा जाता है, ये तो सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अब ये बात क्यों रखी गई है? क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी सरकार के जो भी कार्यकलाप हैं उसकी जानकारी होने का अधिकार है कि हमारे लिए क्या रहा है। अगर इतनी जो वैकेंसी आई तो उसमें किस तरीके से लोग आए, क्या क्या हुआ। कभी कभी सरकार सूचना देती है या वो विभाग सूचना देता है, कभी कभी नहीं देता। ये इसीलिए लाया गया है जवाबदेहिता। इसीलिए आपके एथिक्स के पेपर में सूचना के अधिकार पे बात है। सीधे उसी पे प्रश्न भी आता है, नागरिक चार्टर से प्रश्न आता है। अब यही बात यहां रखी जा रही है कि भाई अगर लोग कानून का पालन करें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसे कानून आ गए जिन कानूनों से लोगों के अधिकार छीन लिए जाएं तो उनका विरोध करना नैतिकता है। उसका विरोध करना नैतिकता होगी, क्योंकि सरकार या व्यवस्था हमेशा ठीक विधान ही बनाए इसकी गारंटी नहीं। इसकी गारंटी किसके पास है? जो बुद्धिजीवी हैं, जो लोग समझदार हैं, वो बताएंगे इससे क्या फायदा है, इससे क्या नुकसान है। बस समझ में आ रही थी? कुछ लिखा था इसमें, क्या लिखा था? हो गया था ये पूरा? ठीक। हाँ, नहीं, आप नहीं विरोध कर सकते। देखिए कानून, मान लीजिए आप आईएएस अधिकारी बन गए, आईपीएस अधिकारी हैं, सरकार के कोई भी कानून आ जाए, अध्यादेश आ जाए,
आप नहीं विरोध कर सकते क्योंकि आप अपने कर्तव्य से बंधे हुए, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं वो उनके संवैधानिक अधिकार है। ध्यान रखिएगा, लाठीचार्ज कराने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं क्या वो संविधान के तहत हैं। अगर वो संविधान के तहत हैं तो वो ठीक है। आप चूंकि सरकार के नुमाइंदे हैं, आपके लिए हो सकता है कि आप अपने कर्तव्य से बंधे, वो कर्तव्य उस तरह के कर्तव्य से नहीं बंधे। और उसमें आप भी जो गलत कार्य होंगे, मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो लोगों के अधिकार को छीनता है, तो हम नहीं कह सकते उस समय, लेकिन जो लोग कह रहे हैं उनको हम मना भी नहीं कर सकते। जैसे अगर आप देखिए कि कुछ लोगों के जो विशेष अधिकार देने की बात आई, उस पे बहुत सारे आंदोलन देश में हुए, एनआरसी पे हुए, है ना, जो 370 पे हुए। अब इसमें उनको क्यों बैठने दिया गया, प्रशासन ने क्यों बैठने दिया? इसी आधार पर, भाई आप में से ही तो लोग जाएंगे आईएएस आईपीएस बन के। आपको पता है कि मुखर्जी नगर इलाके में जो यहां पे जो डीसीपी बैठता है, उस उनके द्वारा यही बात रखी जाती है कि मुखर्जी नगर में शक्ति का प्रदर्शन ना करे पुलिस। पता है आपको ये बात क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है कि उनको ये पता है कि ये इलाका बच्चों का है। मैं भी यही से निकला हूं, जो यहाँ के डीसीपी है वो भी यहीं से पढ़े हुए हैं, अधिकतर बच्चे यहीं के ही हैं, कोई 10 साल आपसे सीनियर है, बस यही है। वो कहते हैं यहां पे कोई आतंकवादी नहीं है, इनसे प्रेम से बोलिए, वो थोड़ा बहुत इनको हल्का फुल्का ये रहे कि पुलिस घूम रही है, बाकी यहां के बच्चों को कभी इस तरह से जो प्रताड़ित करना या किसी को जो पकड़ लेना, ये सब पुलिस नहीं करती। ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके पे कौन से नियम लगाए जाते हैं। क्या बात समझ में आ गई जो आपने पूछा था? ठीक है, अगली बात समझिए जिस पे हम लोगों ने अपनी चर्चा शुरू की थी। कौन सी ऐसी परिस्थिति है जहां पे सत्य बोलना अनैतिक हो जाएगा? कौन सी ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां सत्य बोलना अनैतिक होगा? कौन सी ऐसी परिस्थितियां जहां सत्य बोलना अनैतिक हो जाएगा? सच नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे तो व्यक्ति की जान चली जाएगी। आपने देखा होगा, इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है कि अगर किसी के घर में कोई भी घटना होती है या किसी की मृत्यु हो गई, तो जो बच्चे बाहर रहते हैं उनको सच नहीं बोला जाता, या कुछ दुर्घटना हो गई तब भी सच नहीं बोलते। ये समझदारी की बात। सच बोल देंगे, जो व्यक्ति जहां है वहीं पागल हो जाएगा, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है वो भी मर जाए वहीं। नहीं, अगर किसी को कुछ हो गया घर में तो लोग क्या कहते हैं कि भैया जल्दी घर आ जाओ, इमरजेंसी है बहुत बड़ी। आप पूछते हैं क्या हुआ, कि नहीं अभी कुछ नहीं बता सकते, घर आ जाओ। ऐसा ही दशरथ की जब मृत्यु हुई तो भरत को जब बुलाया गया, ऐसे ही बुलाया गया, वो ननिहाल में थे। उनको कहा गया कि आ जाइए, घर में बहुत दुर्घटना हो गई है, बड़ी समस्या चल रही है। भरत ने कहा अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, क्या हो गया अचानक? दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन यह कहा गया कि घर आ जाइए, इमरजेंसी। अब ऐसी परिस्थिति तो सत्य बोलना अनैतिक हो जाए, क्योंकि आपने सत्य जहां बोला, हो सकता है अगले व्यक्ति का हृदय फट जाए, जान चली जाए, हार्ट अटैक आ जाए। कोई बहुत, प्रेम तो ऐसी चीज है, किसी से कितना भी हो सकता है। ये ऐसी परिस्थिति हो जाए, जीवन बचाना हो, अगर किसी का जीवन बचाना हो तो वहां पर झूठ बोलना नैतिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जीवन बचाना हो,
जीवन को बचाना हो, ये आप हर जगह देखते हैं अपने परिवारों में कि लोग ये बात बोलते हैं, हर जगह घटना होती है। किसी के बाबा चले गए तो कोई ये नहीं कहता बाबा गए, घर आओ, तबीयत बहुत खराब है। नहीं तो लोग इतना बोल देते हैं कि तबीयत बहुत खराब है, चले आओ अभी, और वहां हो गया है सब। क्यों? क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसको वो कितना उस बात को जो संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि शमशान घाट पे लोग हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, कुछ लोग नहीं चल पा, उनको नहीं समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए। ये परिस्थिति बन जाती है। क्या? अरे भाई, हाथ पकड़ के वो तो लेके जाते हैं, परंपरा की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आदमी को पता ही नहीं चलता। परंपरा तो मान लो बहुत कुछ है, हाथ पकड़ के लेके जाने का मतलब है कि अब मैं चलने लायक नहीं, मुझको ले चलो। समझ गए? और क्या परिस्थिति हो सकती है? अगर ऐसा समाज बनाना हो जो न्यायपूर्ण समाज हो, अनुशासित समाज हो, व्यवस्थित समाज हो, तो झूठ बोल दीजिए। अगर आप व्यवस्थित समाज बनाना चाहते हैं, व्यवस्थित समाज, न्यायपूर्ण समाज, तो झूठ बोल दीजिए। झूठ बोलना पाप है लोग बोलते हैं, लेकिन यहां झूठ बोलना नैतिक हो जाएगा। नहीं, लोग कहते हैं कि भैया झूठ मत बोलना, झूठ बोलना पाप है, वही सांप रहता है, वही पापा हो जाता है। अब ये समस्या है, ये आप सोचिए, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोलना नहीं, झूठ बोलने से अगर जो बड़ा लाभ हो जाता हो तो झूठ बोल दीजिए। अगर ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति आपके पास आया और उसने आपसे कुछ बात कही कि पागल व्यक्ति है मान लीजिए, अब उसके कार्यों का तो वैसे नैतिकता मूल्यांकन नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मान लीजिए आ गया आपके पास और वो आपको बार बार कह रहा है कि भैया तुम मेरे भाई हो। अब आप कह रहे हैं मुझे अपना क्यों भाई बना रहा है, या दीदी दीदी बोलने लग गया। अब बहुत सारी लड़कियां हो सकता है कि जो डर जाएं, क्यों दीदी बोल रहा है, क्या हो गया इसको दीदी बोल रहा है। अरे भाई, अगर उसको मान लीजिए कि आपने ये समझ लिया कि वो मानसिक तनाव में है या उसको दिक्कत ही है, ठीक है बोल ही ले दीदी, दीदी तो हो नहीं जाएंगी, आप हो जाएंगी दीदी। इसीलिए यहां पर यह बात समझना पड़ेगा कि कभी ऐसी घटना हो जाए तो झूठ बोलने से अगर कोई व्यक्ति बच रहा है या उसकी जो समस्या का निदान हो रहा है, तो झूठ बोलना फिर गलत नहीं होगा। मैं आपके एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं जिससे आप समझ पाइए कि यहां अर्थ किस तरीके से आप इसको समझोगे। और अगर किसी में आत्मविश्वास जगाना हो तो आप झूठ बोल दीजिए। आत्मविश्वास, अब देखिए, अब आप लोग हर तरीके से झूठ मत बोल दीजिएगा। आत्मविश्वास को बढ़ाना हो तो आप इस दवाई, न्याय, जैसे अगर मान लीजिए कि समाज में एक बात रखी गई 4 वर्णों की रचना पे, कि 4 वर्णों की रचना भगवान ने की है। कुछ लोग कहते हैं ये बिल्कुल सच है, नहीं कहते, कहते हैं कि 4 वर्णों की रचना भगवान नहीं की है, लेकिन इससे असमानता की भावना है। भाई 4 वर्ग अलग अलग हो गए। अगर आपको न्यायपूर्ण समाज बनाना है तो फिर आप इसको किस तरीके से रखें। फिर अगर आप उसके लिए कुछ भी अलग से बातें जोड़ के बताते हैं कि ऐसा विभाजन था ही नहीं, तो न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो पाएगी। बराबरी की बात जैसे लोग ये कहते हैं कि पुस्तक में ही लिखा है जो विभाजन की बात, लेकिन
अगर हम ये बात कहें कि ऐसा नहीं है, इसके लिए हम भी कोई आंकड़े प्रस्तुत कर दें, तो हमने उस तथ्य को अपने तथ्य से काट दिया, तो फिर समाज कैसा बनेगा? न्यायपूर्ण, मतलब जहां बराबरी की बात। जैसे हम ये कहें कि जो पुरुष और महिला एकदम बराबर है, ऐसा नहीं है। पुरुष और महिला बराबर नहीं है। महिला जैविक आधार पे पुरुष से कमजोर है, लेकिन महिला के आत्मविश्वास और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए उनको बराबरी की बात रखी जाती है। आज के समय में सब बराबर हो गए, लेकिन आप खुद बताइए, क्या ये ठीक है? कुछ तो कमजोरी है ही है ना महिला पुरुष में। आज के समय लड़कियां भी बॉडी बिल्डर आपको दिखाई दे, लेकिन उसके बाद भी ये प्रकृति ने ही अलग अलग बनाया है। बात समझ में आई? ठीक, आ जाइए इस पे। आत्मविश्वास बढ़ाना हो तो झूठ कैसे बोलिए? आत्मविश्वास बढ़ाना हो तो अगर कोई ये कह दे पहाड़ पे चढ़ जाओ, तब कहेंगे नहीं। कहें यार तुम पहाड़ नहीं चढ़ पाते? जो पहाड़ पे चढ़ता है ना, उसके बाद वो राजा बन जाता है। अच्छा, राजा बन जाता है? तो कहा हाँ हाँ राजा बनता है। आपने कहा कोई बात नहीं, मैं भी पहाड़ चढ़ूंगा, क्योंकि हर आदमी को राजा बनना है। राजा नहीं बनेगा वो पहाड़ पे चढ़ने के बाद, लेकिन राजा बनेगा। और बता दिया, पहाड़ पे जो चढ़ा ना, आज तक जितने लोग पहाड़ पे चढ़े वो सब राजा बन के उतरे हैं। वहां टोपी लगाया जाता है, वहां देवदूत आते हैं और वो मुकुट लगाकर रानी के साथ विदा करते हैं। अगर कोई लड़की चढ़ गई तो उसको बताएंगे राजा के साथ विदा करते हैं। लो, इसी पे दुनिया फिदा है, यही चल रहा है दुनिया, और कुछ नहीं है। आई बात समझ में? यहां पे ये हमें देखना होगा किस तरीके से आत्मविश्वास। जैसे अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता सब ठीक कर देंगे बेटा, आ गए तुम? मैं कहा हाँ डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा कि डॉक्टर साहब हमको ये समस्या है, क्या इलाज होगा इसका? छोटा इलाज होता है, इलाज बड़ा है लेकिन झूठ बोला गया। छोटा इलाज होता है, माइनर ऑपरेशन है मेजर। वो क्या बोले, माइनर, अब छोटा सा, वो दूरबीन वाला होता है। और फिर आपके जो परिवार के लोग हैं उनसे वो सिग्नेचर करा लेता है। कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदार हम नहीं है, पहले लिखो। पहले ही साइन होता है। आप ऑपरेशन कराने के लिए कोई भी जाएगा तो वहां पे पहले ही साइन करा लेते हैं। कुछ हो गया, कैंची छोड़ दिया हमने, या कोई दिक्कत हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी आपको। अभी आप इसमें देखेंगे कि डॉक्टरों की भी नैतिकता पे मैं आपसे प्रश्न करूंगा। मैं आपको बताऊंगा, हर व्यक्ति की नैतिकता की बात है। अध्यापक की भी नैतिकता है, फिर डॉक्टर की भी नैतिकता है, हर वर्ग की अपनी नैतिकता है। फिर क्या बोलता है, चंगे हो जाओगे, दौड़ने लगोगे ऑपरेशन के बाद। आप बताइए, आज तक दुनिया में किसी का ऑपरेशन हुआ कोई नहीं उस तरीके से, जो नेचुरल आपकी शरीर है। एक बार पैर टूट गया दोस्त, कितना कोई ऑपरेशन कर दे, वो नेचुरल पैर तो नहीं बन पाएगा जैसा आप दौड़ते थे पहले। फिर डॉक्टर क्या कहेगा, हमारा एक हाथ टूटा था बाया वाला, आज तक सही नहीं हो पाया कायदे से। आपने कहा बेटा 1 मिनट सही हो जाएगा। अरे कैसे सही हो जाएगा? जो नेचुरल है वो नेचुरल रहता है। ये बात यहां से, लेकिन फिर भी डॉक्टर कहता है कि पहले से ज्यादा ठीक कर दूंगा, जो पहले हाथ था उससे भी बेहतर कर दूंगा। ऐसी हमने पढ़ाई किया अमेरिका से। नहीं समझ में आया? अब आत्मविश्वास बढ़ाना हो तो झूठ बोल दीजिए, होगा नहीं वैसा, होगा नहीं। और क्या होगा? अगर किसी को नैतिक बनाना है, अच्छे आचरण वाला बनाना है, तो झूठ बोल दीजिए। अच्छे आचरण के लिए झूठ बोल दीजिए। अच्छे आचरण वाला बनाना है, नैतिक।
तो मम्मी पापा झूठ बोल ही देते कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करोगे ना अफसर ही बनते हैं, या ऐसे करोगे अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे ना, खाना नहीं खाओगे ना, तो बुढ़िया रात में जो आती है जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं वो तुम्हें पकड़ ले जाएगी, या तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो रात में भगवान जी आते हैं वो तुमको बहुत डांटेंगी। सभी हाँ हाँ, उसके बाद अगर तुम जो 10वीं पास करो फिर उसके बाद जिंदगी में कोई संकट नहीं होता, फिर 10वीं 12वीं फिर ग्रेजुएशन, फिर आईएएस के चक्कर में आ गए, अभी अभी जिंदगी में पता नहीं कितने संकट बनेंगे। आईएएस बनने के बाद फिर एक अलग चुनाव कि शादी विवाह कैसे किया जाए, उसमें भी चुनाव गड़बड़ हो गया आईएएस बनने के बाद, फिर अलग एक तरीके का तनाव कि अलगाव कैसे सहा जाए, क्योंकि ये तो होना ही है, ये तय है, ये तय है। जब तक हम जिएंगे तब तक तनाव और दबाव दोनों बने रहेंगे हमारे ऊपर, और इसीलिए हम जब तक जीवित हैं तब तक लड़ने के लिए तैयार रहिए। तो क्या ये बात समझ में आई आपको? अभिभावक माता पिता झूठ बोल देते हैं वो इसीलिए कि अच्छे आचरण वाला आपको बनाना चाहते हैं, और अगर ये तरीका है तो ठीक है। अब मैं एक आपसे प्रश्न पूछूं, सत्य बोलना हमेशा नैतिक नहीं होता। उदाहरणों के साथ अपनी बात को स्पष्ट करें। देखिए आसान सी बात, सत्य बोलना हमेशा नैतिक नहीं होता भाई। हम कहते हैं सत्य बोलना चाहिए, सत्य के लिए मर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी झूठ बोल के किसी की जान को बचा लेना चाहिए। नहीं, झूठ में लोग बोल देते हैं कि एक झूठ बोल दो, अब झूठ बोल दो, किसी की जान बच रही है झूठ बोल दो, क्या ही दिक्कत है? मरते समय के लिए, अब कोई मर रहा है तो झूठ बोल दीजिए। नहीं, एक गाना आया था, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। अब इस गाने से बहुत सारे मतलब निकल के आएंगे। अब झूठा प्यार का मतलब यह कि किसी की जान ही जा रही है तो झूठा प्यार कर लिया, जान बच गई तो ठीक है, फिर उस समय सच बता दिया कि देख भाई झूठ बोल रहे थे, तो फिर मर जाएगा वो, नहीं मर जाएगा। तो ये है। अच्छा चलिए आगे, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां हिंसा नैतिक है? ये बात समझ गई? इसको लिखवा दें, इसको ऐसे फ्रेम कर लो, क्या लिखोगी? हाँ हाँ, इसको उतार लो ऐसे ही। अच्छा लिखना है, अच्छा लिख लो। चलो, कुछ लोग होते हैं कि जो लिखने में वीर होते हैं, नहीं लिख लिया जाए थोड़ा सा कुछ तो रहेगा कि सर तो चले जाएगा, कुछ तो अपने पास जो पोथी रहेगा, पोथी पढ़ के जगमुआ पंडित भया न कोई। नहीं, लिख लो पोथी, लिखो। क्या हेडिंग बनाओगे? ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जहां झूठ बोलना नैतिक है? तो घर में अब कोई आपको समझाए कि सच बोलना चाहिए तो ये वाली परिस्थिति रख देना कि झूठ बोलना नैतिक हो जाता है। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां झूठ बोलना नैतिक है? तो पहला पॉइंट लिखो। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां झूठ बोलना नैतिक है? पहला पॉइंट, किसी के जीवन को बचाने के लिए, किसी के जीवन को बचाने के लिए झूठ बोलना नैतिक होता है। किसी के जीवन को बचाने के लिए झूठ बोलना नैतिक होता है। ठीक, अगला पॉइंट, एक अनुशासित, एक अनुशासित व्यवस्थित, एक अनुशासित व्यवस्थित और न्यायप्रिय व्यवस्था बनाने के लिए, एक अनुशासित व्यवस्थित और न्यायप्रिय व्यवस्था बनाने के लिए, एक अनुशासित
व्यवस्थित और न्यायप्रिय व्यवस्था बनाने के लिए झूठ बोलना नैतिक है। अगला पॉइंट, किसी के आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए, किसी के आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए झूठ बोलना नैतिक है। झूठ बोलना नैतिक है। आप सोचिए, पैर वाले लोग पहाड़ नहीं चढ़ पाते, अरुणिमा सिन्हा नकली पैर लगा के पहाड़ी चढ़ गई। विश्वास तो रहता ही होगा, कभी कभी आत्मविश्वास की वजह से कुछ बड़े काम किए जाते हैं। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए झूठ बोलना नैतिक हो जाता है। अगला पॉइंट, लोगों को अच्छे आचरण, लोगों को अच्छे आचरण के तरफ मोड़ने के लिए, लोगों को अच्छे आचरण के तरफ मोड़ने के लिए तथा उन्हें नैतिक बनाने के लिए, तथा उन्हें नैतिक बनाने के लिए माता पिता झूठ का सहारा ले लेते हैं। माता पिता झूठ का सहारा ले लेते हैं जो नैतिक है, जो नैतिक है। झूठ का सहारा ले लेते हैं जो नैतिक है। हो गया, हो गया। अगला पॉइंट बनाइए, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां हिंसा नैतिक है? कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां हिंसा नैतिक है? हिंसा मतलब हाथ के बदले हाथ, खून के बदले खून, गोली के बदले गोली। नहीं नहीं, इसका मतलब जो मुख्यतः मतलब यही है, मुख्यतः मतलब यही है। अगर आप देखेंगे आपके यहां जो क्रांतिकारी चरण आया तो उसमें यही था कि अंग्रेज जैसा हमारे साथ कर रहे हैं हम भी उनके साथ वही करेंगे, है ना? हिंसा। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां हिंसा नैतिक हो जाएगी? अगर आत्मसम्मान पे बात फंस गई, इस पे जो कोर्ट भी छोड़ देता है। अगर कोई महिला, इस पे बड़ा अच्छा स्टेटमेंट महात्मा गांधी का कोट करें। महात्मा गांधी ने कहा महिलाओं के लिए अगर अस्मिता की बात आ जाए तो तलवार उठा लीजिए। गांधी जी जो शुद्ध अहिंसक व्यक्ति हैं, शुद्ध अहिंसक व्यक्ति हैं गांधी जी, उन्होंने कहा कि यदि महिलाएं अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, सम्मान की रक्षा के लिए, अपनी गरिमा की रक्षा के लिए अगर तलवार उठा लें और किसी को मार दें तो गलत नहीं होगा। बाहुबली देखी है? बाहुबली में उंगली काट लेते हैं, बाहुबली ने उंगली काटी, उसके पहले उसने ही उंगली काट ली ना देवसेना ने। हाँ, तो वो तो गला काट लेता है। ठीक है, अच्छा केस स्टडी है तुम्हारा, ये समझने की जरूरत है। तो ये हिंसा, ये नैतिक हो जाएगी। अगर कोई जो डॉक्टर है, अब इसमें देखो, हिंसा का एक अर्थ तो ये हो गया कि जो किसी को आपने मारा। एक हिंसा, अगर कोई किसी का ऑपरेशन कर रहा है वो भी हिंसा ही में ही आएगा, नहीं होगा? जो शरीर काट रहा है, खून बह रहा है, फिर उसकी सिलाई कर रहा है, ये भी नैतिक है। इस पे आ रहा, अगर डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है वो भी हिंसा की श्रेणी में आएगा, लेकिन वो हिंसा नैतिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपके जीवन को बचाने के लिए वो काम कर रहा है। नहीं,
कोई अंग ही खराब हो रहा है, अब उसको निकालने के लिए उसने हिंसा की, तो डॉक्टर के द्वारा जो की गई हिंसा है वो भी नैतिक हो जाएगी। और मास्टर मास्टर क्या करेगा? मास्टर पहले, आपके तो मास्टर बेकार हो गए, पहले के मास्टर सही थे। आप लोग मार नहीं खाए ना, हम लोग मार खाए। खाए मार खाए हैं। अभी भी लोग मारते हैं? अब नहीं मारते होंगे, अब तो बहुत सारे रोक लग गए। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में मारते हैं? भाई अगर आप सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हो, वहां बहुत मारते हैं। आचार्य वो बहुत मारते हैं। हमारे एक आचार्य थे जो सोमदत्त आचार्य जी, अब तो बहुत बूढ़े हो गए, बहुत पिटाई करते थे। इतनी पिटाई कर देते थे कि फिर, हाँ वो मतलब ये आ रहे हैं आचार्य जी, तो क्लास में जब वो आए तो वैसे ही दहशत पैदा हो जाए। अच्छा, वो क्यों मारते रहे होंगे? आपका आचरण भाई कुछ तो गड़बड़ी रहा होगा। अब जो गड़बड़ रहा होगा तो ठीक नहीं है। फिर हम लोग पीछे बैठते थे तो वो कहते आगे बैठो, पीछे बैठ नहीं, पीछे नहीं, आगे बैठो। तो आगे तो तुमको देखते रहेंगे। और जब यूनिवर्सिटी में गए तो आगे बैठने लगे, फिर क्योंकि उसी समय की सीख मिली कि भैया पीछे नहीं बैठना है। अब पीछे बैठने वाले भी ठीक ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि पीछे बैठने वाले व्यक्ति खराब, लेकिन मास्टरों को क्या है, जो आगे बैठता है उसके ऊपर पूरी निगाह रहती है कि वो कैसा लिख रहा है, क्या कर रहा है। पीछे वाले थोड़ा सा गड़बड़ काम करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, मोबाइल से मैसेज भी कर लेते हैं। इसीलिए आगे बैठने वाले जो नजर के सामने रहते हैं। तो यहां यह समझना है कि अगर अभिभावक और शिक्षक, मास्टर और माता पिता, इनकी मार जिसने खा ली तो वो छेनी हथौड़ी है, वो छेनी हथौड़ी की मार है। फिर ऐसा व्यक्ति शेप में रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा। वो गलत करने से पहले 10 बार सोचेगा कि माता पिता और सारे लोग क्या कहेंगे। ये जो जिसके अंदर ये बात रहेगी ना कि लोग क्या कहेंगे, वो बहुत ज्यादा अनैतिक हो नहीं पाएगा, क्योंकि लोगों का भी डर होता है। लोग कहते हैं छोड़ो लोगों की बातों पे, लोगों की बातों में क्या पढ़ना, जब हम इस चीज में पड़ गए तो लोगों की बात में क्या पढ़ना अब। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। लोगों की बातें जो हैं, जो परिवार या जो हमारे शिक्षक, उनकी बातें हमारे लिए रक्षा कवच है। आप तब तक के लिए ठीक रहेंगे जब तक आप उनकी बातें मान रहे हैं, और अगर आप बातें नहीं मानते तो फिर शारीरिक दंड का विधान बना हुआ है। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को छूते भी नहीं है। कहते हैं हमारे बच्चे को तो हमने फूल से भी नहीं मारा। अच्छा, फूल से नहीं मारा तो अब तुमको बताएगा बूढ़ा होने, तुमको तब तुमको बताएगा, वो अभी नहीं बताएगा। हमारे हॉस्टल में एक सीनियर थे, उनकी केस स्टडी बताता हूं। वो आईएएस हुए, और जो सीनियर आईएएस हुए अभी तो उनकी डेथ हो गई है, लेकिन उनकी जो केस स्टडी हमने सुनी है वो आपको सुना देते। और पढ़ने में बहुत अच्छे थे। नाम था विनोद बिहारी सिंह बिसेन। उनके पिताजी जो बीएचयू के वाइस चांसलर थे। अब आप समझिएगा, अब ऐसे व्यक्ति के जो जो लड़के होते हैं उनके ऊपर बड़ा दबाव होता है कि पापा कुलपति, वाइस चांसलर, लड़का एक, वही पढ़ाया गया शुरू से, पिता ने 4 बजे उसको सुबह उठा के फेंक दिया, कब पढ़ेगा, उठ जा। वो स्थिति में उनको पालन पोषण हुआ था। जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए तो बहुत दिन से वो दूर रहे अपने माता पिता से। अब चूंकि इतने अनुशासन में रहे कि वहां आए मुक्त हो गए, जैसा होता है दिल्ली में आके कि आपके परिवार की कंडीशन बड़ी ऐसी है जहां हर चीज के लिए आपको टोका जाता है। दिल्ली में इसलिए आते क्योंकि टोकता नहीं कोई, यहां कब सोए कब उठे कोई दिक्कत नहीं। आए वो भी वहां मुक्त हो गए, कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। फिर थोड़ी सी संगति हो गई। हॉस्टल तो आप जानते ही हैं कि शाम को 6 बज गया है, पार्टी भी बाकी। अब उसमें भी चले गए थोड़े दिन के लिए। और पहले का जमाना था, लोग हमेशा जो चिट्ठी लिखा करते थे, वो चिट्ठी लिखते थे उनके पिताजी,
उम्मीद करता हूं तुम बेहतर होगे। इस बार आईएएस का एग्जाम आ रहा है और तैयारी अच्छी चल रही होगी। पहले जो मेंस का एग्जाम होता था डायरेक्ट, उस समय की बात, हाँ 80 उस समय की बात है, तो बहुत सूचना नहीं मिल पा रही थी उनको। वो एक चिट्ठी उनको लिखते थे, एक चिट्ठी वहां के वार्डन को लिखते थे कि श्रीमान वार्डन जी, हमारे बच्चे पे विशेष ध्यान रखिएगा, वो इसके पहले कभी नहीं रहा है कहीं बाहर। उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजा कि अपने लड़के की स्थिति देखनी हो तो स्वयं हॉस्टल आ जाए, स्वयं हॉस्टल आ जाए। वो सफेद कुर्ता पैजामा पहने, हाँ जो वो सफेद कुर्ता पैजामा पहने, वो एक आदमी उनका मुनीम साथ में पीछे, उन्होंने बिना बताए हॉस्टल में प्रवेश किया। 1 बज रहे थे दिन के 1 बज रहे थे, उनके कमरे में गए, वो सो रहे थे। 4 बजे उठाते थे वो उनको और वो 1 बजे सो रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उस समय वो वहां के सुपर सीनियर थे, मतलब सुपर सीनियर का मतलब कि वो एक बार चलते थे हर आदमी नमस्ते ही करता था। वहीं बीच में है ग्राउंड, उस ग्राउंड में अपनी जो एक तो रखा था उन्होंने अच्छा सा डंडा, एमए कर रहे थे, पिटाई पे पिटाई, इतनी पिटाई और कहा कि चलो कॉलर पकड़ के, हो गया तुम्हारा आईएएस ओईएस, सब चलो यहां से। सबने वहां पे उनकी जो बेइज्जती देखी। ये ऐसा पिता पिता खतरनाक हो तो फिर या तो बच्चे बहुत अच्छे ही बनते हैं, फिर बीच में कोई रास्ता नहीं है। और बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, तो उनको लगा कि अब तो कुछ न कुछ तो जरूर कर जाना चाहिए, कि एक चांस दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं मैं कुछ जरूर करके दिखाऊं। और अगले ही बार आईएएस में टॉपर रहे और उत्तर प्रदेश कैडर मिला, जो यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी थे। कहने का मतलब ये है कि आज के समय में नैतिकता का ये जो मूल्यांकन है, हिंसा, माता पिता की तो मार जरूरी है, अगर वो नहीं पड़ी तो आप बाहर आके लोगों के साथ अनैतिक व्यवहार कर जाएंगे, जरूरी है। इसीलिए जब भी पिटाई होती है बच्चों की तो मैं अंदर अंदर खुश होता कि ठीक है, जरूरी है ये। अगर पिटाई ना हो तो बेकार है फिर। लेकिन लड़कियों की पिटाई होती है तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी हमारे घर में तो दोनों को बराबरी पे पीटा जाता है, लड़के और लड़की दोनों, कोई अन्याय नहीं किसी के साथ। नहीं, हम नहीं करते, हमारे स्थान पे जो हमारी पत्नी है, धर्म पत्नी, वो पीटती हैं, वो भी टीचर हैं। अब समस्या इस बात की, वो भी टीचर हैं, तो हमने कहा है कि अपने बच्चों को मत पीटो स्कूल में, लेकिन यहां के बच्चों को पीटो। अब चूंकि वहां पे पीट देंगे तो इस समय तो बहुत सारे मुकदमे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हमारे देश के सिपाही जब वो देश की रक्षा के लिए खड़े होते हैं तो वहां पे वो मरने और मारने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि या तो खुद मर जाना है या तो दूसरे को मार देना है। क्यों? क्योंकि अखंड भारत, जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए वो सेवा में है। वो ये नहीं सोचते कि हिंसा हो जाएगा, मुझको पाप लग जाएगा, मैंने इतने लोगों को मार दिया। देश के अंदर आप किसी को मार दें तो पूरे हमेशा के लिए जेल हो जाएगी। बॉर्डर पे किसी को मार दें तो मेडल भर जाएंगे पूरे, कि कीर्ति चक्र मिल गया और ये अशोक चक्र मिल गया, परमवीर चक्र मिल गया, ये चक्र मिलेंगे फिर। और अगर आप देखें तो 26 जनवरी के परेड में जो परमवीर चक्र विजेता लोग हैं उनको अलग से जिप्सी पे लेके आते। क्यों भाई? 12 लोगों को मार दिया, आतंकवादियों को जो सफाया कर दिया, इतनी गोलियां खुद भी खा ली, पीछे नहीं हटे, कर्तव्य परायण में आगे रहे। अब ऐसी परिस्थिति हो तो हिंसा अनिवार्य है। भाग गए, बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, लड़ाई छिड़ी भाग निकले। अरे सेना में क्या करने के लिए गए थे? सेना का मतलब ये है डरना मना है। सेना में वही लोग जाते हैं, आईपीएस उन्हीं को चुनना चाहिए जो लोग डरते नहीं हैं। अब आईपीएस की सर्विस चाहिए, अपराधियों से डर भी लगता है, अपराधियों की लाल लाल आंखें होती हैं, तुरंत गोली चला देता है,
अरे तो वो तो चलाएगा ही, वो अपराधी है। आप क्यों डर रहे हैं? अब यहां लोग, हर व्यक्ति कहता है हमको आईपीएस बनना है सर। अरे आईपीएस बनने के लिए उसकी परिस्थिति समझ लीजिएगा, ये यहां समझना पड़ेगा। इसके अलावा अगर लोकतांत्रिक मूल्यों का विनाश हो रहा हो या मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, अमेरिका जो हिंसा करता है वो इसी के नाम पे करता है कि दुनिया में मानवाधिकार का हनन हो रहा है। हमने हथियार जो उठाए हैं मानव अधिकारों को बचाने के, इसके आधार पे जो हिंसा हो वो जायज है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो हिंसा हो वो जायज है। क्या समझ पा रहे हैं बात? इसी से ही आपको समझना पड़ेगा कि जब साम्यवाद बनाम पूंजीवाद का संघर्ष हुआ उसमें भी यही बात। पूंजीवाद को जो साम्यवाद ने अपने लिए खतरा माना, साम्यवाद को पूंजीवाद ने अपने लिए खतरा माना, और दोनों ही एक दूसरे को रोकने के लिए शीत युद्ध का चरण चला 1945 से 1990 तक, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ एंड। क्या है ये? इसीलिए कि मानवाधिकार के नाम पर हिंसा और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के नाम पर हिंसा, और यह अनुशासित समाज, एक ऐसा समाज बनाना हो जहां अनुशासन रखना हो, वहां पे हिंसा लोग करा देते, जिससे भय व्याप्त हो जाए, डर जाए लोग। नहीं, जैसे आप चले जाइए सऊदी अरेबिया में, अब तो बहुत कम हो गया, चोरी कर ले हाथ काट लेंगे। आपने चोरी किया, जिसके घर चोरी किया अगर वो आपको माफ कर दे तो छूट जाएंगे, और अगर उसने माफ नहीं किया, वहां पे तो ये है जिसके आपने चोरी किया उस व्यक्ति को माफी देना आपको जरूरी है। अरब देशों में है, आप चोरी कर लिए गलती से, वहां रखा है सोना, उठा लिए आप, गया हाथ आपका, क्योंकि तुरंत पकड़ लिए जाएंगे। उस वहां पे लोग बहुत तेज है, ईमानदारी वहां पे ताला वाला नहीं, भारत में ताला लगाना पड़ता है, यहां हर आदमी मक्कार है। यहां पे क्या है, दूसरे का सामान खुला है, अच्छा कुछ नहीं मिलेगा तो वहां का जो भी सामान है उठा ले चलो, जो घी भी है वही उठा ले चलो, चना है, दाल है, आटा आटा सब उठा ले चलो, पैसा नहीं कोई बात नहीं, खाने पीने की जुगाड़ ले चलो। ये स्थिति है। यहां लोग हर तरीके से दूसरे का कुछ ना कुछ लेने का प्रयास करते, क्यों? क्योंकि भय ही नहीं है किसी। ताला लगा है, उस घर में जरूर चोरी होगी। देखना, ताला लगा है जिस घर में बहुत दिन से लोग नहीं है, वहां चोरी कर ही डालेंगे लोग, जहां लोग रहते हैं वहां नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? नैतिकता का जो घोर पलायन है लोगों में। यह समझना पड़ेगा कि अगर एक ऐसा समाज बनाना है, अनुशासित समाज बनाना है, तो वहां पे हिंसा कभी कभी जरूरी हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके देश में दूसरे का शासन आ जाए, ईश्वर न करे, ये तो पहले रहा ही है 200 साल कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर यहां का जो बच्चा बच्चा लड़ मरेगा। यही आप बहुत पहले लड़े होते तो 200 साल आपको गुलाम नहीं रहना पड़ता। यहां पर हर आदमी एक दूसरे का मुंह देखता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, वो कुछ नहीं करा मैं क्यों करूंगा, इसलिए 200 साल लग गए। आप एकजुट होने में 200 साल लग गए। अब आपने आजादी पा ली, अब आप फिर उड़ रहे हैं जो जाति के नाम, मेरी जाति महान। अरे इसी के चक्कर में तो इतना सब कुछ बर्बाद हुआ है आपका। भारत की सीमाएं बड़ी विस्तृत थी, बड़ी विस्तारित सीमा थी भारत भूमि की। आज इसी चक्कर में सब कुछ आपके हाथ से निकला है कि आपके समाज का विभाजन। दुनिया की वो संस्कृतियां हमेशा सबसे आगे रही हैं जहां एकता रही। ब्रिटेन में केवल हम अंग्रेज, वी आर द ब्रिटिशर्स, वी आर द जर्मन्स, वी आर द फ्रेंच, कोई उसमें ऊपर नीचे नहीं है।
ऊपर नीचे होता वो दुनिया पे रूल ही नहीं कर पाते। आपके यहां हर आदमी अपने आप को खलीफा समझ के बैठा हुआ है, मैं खलीफा हूं, तुम अरे कुछ नहीं, हमारे सामने वो क्या है। इसलिए दिक्कत खड़ी है। इसीलिए देश में अगर कोई समस्या आ जाए उसके लिए हथियार उठा लेना वो भी नैतिक हो जाएगा, वो हिंसा भी नैतिक हो जाएगी। और दूसरे को हमने मार दिया अपनी आजादी के लिए, तो फिर हम ठीक है, गलत नहीं है। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। जो सर कटा सकते हैं लेकिन फिर झुक नहीं सकते, झुकना मना है। यह बात यहां पे की जा रही है। इसके अलावा महिला, जिसको मैंने स्टार्टिंग में बताया, महिलाओं के सम्मान से जुड़ा मामला आ गया, AK-47 निकाल लीजिए, क्या ही दिक्कत है। जब मारना ही एक आदमी पे भी फांसी है तो वो होगी नहीं, क्योंकि आपने अपने आत्मसम्मान के लिए उठाया। बाद में उसी चीज को प्रूफ कर दिया जाएगा कि सम्मान का मामला फंस गया था। तो उस समय नैतिक हो जाएगा जब हमारे सम्मान, हमारे गरिमा पर यह हो जाएगा कि या तो अपमानित है, अपमानित होना है, या सम्मानित बचना है, तो या तो मरना है या मारना है। तब क्या होगा? तब नैतिक है हिंसा। ये बात कहते हैं महात्मा गांधी कि महिला अगर अपने सम्मान के लिए हथियार उठा ले, तलवार उठा ले, ठीक है। अब प्रश्न बनता है, क्या अहिंसा हर परिस्थिति में नैतिक हो सकती है? टिप्पणी करें। 2-3 प्रश्न लिखिए। लिख सकते हैं? लिख दीजिए। माता पिता की जो पिटाई है, जो शिक्षकों की पिटाई है, कोई उदाहरण लिख दीजिए अपने ही नाम को इधर उधर करके। कैसा आमतौर पे देखा ही जाता है कि परिवार के जो बड़े लोग हैं, माता पिता या अभिभावक या शिक्षक, वो हमें नैतिक बनाने के लिए हमारे साथ थोड़ा सा जो दंड के रूप को रखते हैं, उसमें उद्देश्य यही होता है कि आगे चल के आपका बेहतर भविष्य हो। वो आपको इसलिए दंड नहीं देते हैं कि आपको बहुत ज्यादा चोट लग जाए। माता तो मारती है तो हाथ लगा के मारती है, ज्यादा तेज नहीं लगता है। वो हाथ रोक रोक के मारती है, हाथ उठाती तेज है लेकिन लगता धीरे। लेकिन पापा वो हाथ उठाते भी तेज हैं और मारते भी तेज हैं। तो यहां पे जो भी बात आपको लिखना है, आप ये इस बात को रख सकते हैं कि उनके द्वारा चोट भी लग जाती कभी कभी बच्चों को। ऐसा नहीं होता, कभी कभी बच्चों को चोट भी लग जाती है। मैं तो ऐसे भी लोग जानता हूं कि वो अपने बच्चे को दिखाने के लिए ले गए तो डॉक्टर ने पूछा है किसने क्या किया है, तो झूठ बोला लोगों ने, गिर गए थे। अगर किसी को चोट लग गई, किसी के जो पिता ने मारा, वो भी ऐसी गलती पर जो मतलब जो थी बड़ी गलती थी। मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा चोरी कर ले, कॉलेज में उसके ऐसा माहौल है कि आज तुझे पार्टी देनी ही है, तो उसने अपने जो घर से पैसा मांगा, नहीं दिया घर वाला। उसके दोस्तों ने कहा कि यार कोई बात नहीं, एक छोटा सा काम वो कर दे, कर दिया उसने, पार्टी दे दी। बाद में पता चला कि दूसरे मोटरसाइकिल चुरा लिया, पार्टी हो गई, खत्म हो गया मामला। पिता को पता चला, पिता अगर उस पर नहीं रिएक्ट कर रहा है तो भाई वो बहुत बड़ा अपराधी बन जाएगा बाद में। पिता को पता चला, उठाया, पिता ने डंडा, इतना पिटाई किया आधे घंटे तक कि उसको होश ही नहीं है। उठा के अस्पताल गया, होश आया तो पैर पकड़ के माफी मांग रहा है, पापा छोड़ दो पापा, अब गलती नहीं करूंगा। तो फिर वो नहीं करेगा, क्योंकि पहली पिटाई जो है अपने परिवार से होनी चाहिए, तो वो जो पुलिस की मार है उससे बच जाएगा। ये समझना पड़ेगा, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है।
अपने बच्चों को भी कभी कभी पीटना पड़ता है। अपने बच्चों की जो लोग पिटाई करने से बचते हैं उनकी गलतियों पर, वो एक दिन बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो बच्चे फिर अपने ही जीवन के लिए अभिशाप बन जाते हैं। पुलिस वालों के लड़के अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत बड़े अपराधी निकल जाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि दिक्कत इस बात की है कि वो अपने बच्चों को तो प्रोटेक्ट करने लगते हैं, लेकिन जो ठीक ठाक पुलिस के लोग हैं, ऐसे हम लोग खूब अच्छे से, क्योंकि जो पुलिस में थे तो हम लोग ये भी देखते थे कि आज ऐसा ना हो जाए कि आज का मौसम ठीक नहीं है, कब बारिश होने लगे। ये जरूर। अब पहले बहुत डर लगता था जी, आज तो बच्चों कोई डर नहीं है। आज बच्चों कोई डर नहीं है। डर नहीं है तो फिर नैतिकता भी नहीं है। नहीं, इसलिए माता पिता की जो जो दंड विधा है उसको जो है स्वीकार करना चाहिए। वो हिंसा आपके स्वास्थ्य के लिए है। उस समय दर्द होता है लेकिन बाद में सही हो जाता है। आगे बात समझ में? कुछ ज्यादा ही आप लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ हम लोग के साथ। आप लोग के चेहरे बता रहे हैं कि नहीं ऐसा हुआ है कभी कभी। हाँ हाँ। कैसे बताओ? हम्म। क्या भाई, ये बात ये है, आप एक अध्यापक के नजरिए से अगर आप देखें, शिक्षक वाले में देखो अभी क्या है ना कि वो भी जो शिक्षक भी आपको नैतिकता के लिए ही, अगर कोई इसलिए मार रहा है कि उसको वो बहुत ज्यादा जो गुस्सैल है, जो आपकी बात है कि अगर कोई शिक्षक किसी बच्चे की पिटाई कर रहा है वो अपनी वृत्ति के कारण पीट रहा है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और शिक्षक बन जाते हैं, तो बच्चे ने थोड़ा सा किया तुरंत ही पीट दिया। इस पे नहीं, मैंने कहा कि अगर उसने कुछ भी ऐसी गलती कर दी तो उसके लिए पूरी जो क्लास को नजीर देना पड़ेगा भाई। कंट्रोल ही नहीं होगा बच्चा, फिर अराजक हो जाएगा, क्लास ही अराजक हो जाएगी, नहीं चल पाएगी क्लास। शिक्षक अपने क्लास का तानाशाह है दोस्त। वह बहुत लिबरल हो, ये क्लास नहीं चल सकती। हमसे जो लोग बहुत जो लंबे समय से पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि हम थोड़े समय तक न्यूट्रल रहते हैं, फिर अपने आप में और नहीं रहते। हमको अपने हिसाब की क्लास चाहिए होती, फिर कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी हो फिर उसको भी हम चुप करा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आवश्यक है। हमारे यहाँ तो ऐसे शिक्षक थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि या तो तुम क्लास से निकल जाओ या तो मैं निकल जाता हूं। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उसमें एक थे प्रोफेसर, कहा कि एक लड़का था, हमें नहीं कहा, एक लड़का था, उसने कहा कि सर, वो मतलब बार बार क्वेश्चन पूछ रहा, कहा मुझे सब पता है बेटा, पीएचडी करके आए, ऐसे तो नहीं आया हूं, लेकिन ठीक है तुम बार बार पूछे, एक दो बार बताया, तीसरी बार कहा ऐसा है कि अब तुम यहां से निकलते हो मैं निकलू। सारे बच्चों ने कहा भाई तू निकल जा, हमको पढ़ना है। उसके बाद वो नहीं आया कभी। तो जो शिक्षक है उसको भी अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए कभी कभी एक दो लोगों को दंड देना पड़ जाता है, ये नैतिक हो जाएगा, नहीं तो अधिकतर लोगों के हित आप खा जाएंगे। दो लोग जो मछली तालाब की दो मछलियां बड़ी खराब है, तो क्या करोगे? निकाल बाहर फेंकना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ऑपरेशन करना ही पड़ता है, निकाल बाहर फेंक देंगे। अधिकतर मछलियां जो स्वस्थ हैं वो ठीक रहेंगी, वो तैरती रहेंगी, नहीं तो वो दो मछलियां हर जगह खराब करेंगी, नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में? इसलिए थोड़ा दंड शिक्षक का भी जरूरी है, और शिक्षक अपनी क्लास का तानाशाह है। अगर शिक्षक बनना है तो ये बात समझ लेना, शिक्षक के सामने कोई नहीं है। इस क्लास में अभी कोई आ जाए, हमको कुछ नहीं समझ में आता, कोई आ जाए, पीएम सीएम जो आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस क्लास में तो हमारा कंट्रोल है ना भाई, इसके रथी तो हम ही हैं।
अब इसको अगर कोई यहां पे बाधित कर दे कि सर ये नहीं कर, तो अभी उसको हम बाहर कर देंगे 2 मिनट में, अपने आप सही हो जाएगा वो, जब घूमेगा 2 घंटा। ये समझने की जरूरत है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसको कुछ लिखोगे पहले, जो क्वेश्चन लिख दो 2-3। अच्छा ठीक है, हेडिंग डाल रखिए तो वहीं लिख दो कोने में ना क्वेश्चन। अपने हिसाब से चलते हो तुम लोग, हमारे हिसाब से चलो, वहीं क्वेश्चन लिखो। क्या अहिंसा हर परिस्थिति में नैतिक हो सकती है? क्या अहिंसा हर परिस्थिति में नैतिक हो सकती है? तर्क के साथ उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 2, हिंसा किन परिस्थितियों में, दूसरा प्रश्न, हिंसा किन परिस्थितियों में नैतिक मानी जा सकती है? हिंसा किन परिस्थितियों में नैतिक मानी जा सकती है? नैतिक मानी जा सकती है, टिप्पणी करें। अगला प्रश्न, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां असत्य बोलना नैतिक हो सकता है? जहां असत्य बोलना नैतिक हो सकता है। उदाहरणों से बात स्पष्ट करें, उदाहरणों से बात स्पष्ट करें। क्लियर? ठीक, अब इसको लिखना है। लिख लो, हेडिंग बनाओ। क्या हेडिंग बनाई है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां जहां पे हिंसा, ठीक है, इसमें लिखिए, डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा जब मरीज के जीवन को, डॉक्टर के द्वारा जब मरीज के जीवन को बचाने के लिए हिंसा की जाती है, डॉक्टर के द्वारा जब मरीज के जीवन को बचाने के लिए हिंसा की जाती है, हिंसा की जाती है, हिंसा की जाती है, तो उसे नैतिक माना जाएगा, उसे नैतिक माना जाएगा। अभिभावक और शिक्षक, अभिभावक और शिक्षक, हाँ दूसरा पॉइंट, अभिभावक और शिक्षक के द्वारा अभिभावक और शिक्षक के द्वारा बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए, बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए जो हिंसा की जाएगी या जो दंड दिया जाएगा, हिंसा मतलब दंड से है, जो हिंसा की जाएगी वो नैतिक होगा, वो नैतिक होगा।
अगला पॉइंट, देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के द्वारा, देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के द्वारा, देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा जो हिंसा की जाएगी उसे भी नैतिक माना जाएगा, उसे भी नैतिक माना जाएगा। अगला पॉइंट, मानवाधिकार का संरक्षण, अगला पॉइंट, मानवाधिकार का संरक्षण, मानवाधिकार का संरक्षण, लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य, मानवाधिकार का संरक्षण, लोकतांत्रिक मूल्य एवं अनुशासित समाज, एवं अनुशासित समाज के निर्माण के लिए, अनुशासित समाज के निर्माण के लिए हिंसा नैतिक होगी। अगला पॉइंट, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो हिंसा की जाएगी वो भी नैतिक होगी। अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो हिंसा की जाएगी वह भी नैतिक होगी। अगला पॉइंट, महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा अपनी अस्मिता, गरिमा, महिलाओं के द्वारा अपनी अस्मिता, गरिमा को बचाए रखने के लिए, को बचाए रखने के लिए को बचाए रखने के लिए तलवार उठाना नैतिक होगा, तलवार उठाना नैतिक होगा। यहां पे तलवार उठाने से जो बंदूक भी लेना उसी में जुड़ा हुआ है, तलवार, बंदूक, डंडा, थप्पड़, ये सब इसी में ही है ना। इसमें हमने एक बात रखी, आप इसमें 3-4 चीज जोड़ लीजिए। मतलब जो जैसा जो समय हो उसके हिसाब से वैसे वैसे हथियारों का प्रयोग किया जाए। छोटे बड़े हथियार रखे रहते हैं, हाँ, सब अस्स, छोटे गुप्ते, तलवार छोटे, ठीक, अच्छा है। ये यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अपनी सुरक्षा के लिए हम ये कर सकते हैं जिसमें अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान, 3 चीजें जुड़ी हैं। एक तो सुरक्षा, स्वाभिमान और अस्मिता। इन 3 पे प्रश्न खड़ा हो जाए तो फिर महिलाओं को सोचना नहीं चाहिए और एक बार फिर प्रयास जरूर करना चाहिए। झांसी की रानी ने देखो क्या किया। जनरल हीरोज जो अंग्रेज की तरफ से अधिकारी था, उसने कहा कि जबरदस्त लड़ाई लड़ी झांसी की रानी, अपने छोटे से बच्चे को पीछे बांध लिया। ये केवल इतिहास नहीं है, ये सब नायिकाएं ऐसी हैं जिनके नाम पर बहुत सारी लड़कियां खड़ी हो गई। ये नहीं हम भी कर सकते हैं, ठीक है, हार सकते हैं लेकिन जीत भी तो सकते हैं। आगे सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज जब बनाई, और आजाद हिंद फौज में अगर आप देखें तो इन्हीं के नाम पर झांसी की रानी की ब्रिगेड एक बनाई जिसमें लड़कियों को आगे रखा। तो ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। अभी आप 26 जनवरी की परेड को देखिए, हर जगह एयरफोर्स में लगभग 17 से 18% लड़कियां हैं।
आंकड़े भी उस दिन आ रहे थे, आप लोग पता नहीं कैसे सुनते हैं, लेकिन हम लोग सुनते हैं अभी भी, तो कॉपी कलम लेके बैठते हैं कि क्या क्या हुआ। उसमें आप देखेंगे तो हर जगह, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, हर जगह लड़कियों ने अपने आप को आगे बढ़ाया। पहले बुलेट पे जो लड़के ही करतब दिखाते, लड़कियां भी करतब दिखा देती हैं, सीख गई हैं, क्योंकि सिखाने वाले एक ही हैं, वो सबको सिखा सकते। अब धीरे धीरे समय जो है बदल गया है, लेकिन यह है कि लड़कियों को भी समझदारी दिखानी है, लड़कों को भी दिखानी है। सम्मान दोनों को ही करना चाहिए एक दूसरे को, अगर संबंध चलाना है तो। नहीं चलाना है तो फिर कुछ भी कर लीजिए अपने हिसाब से। तो ये बात यहां पे समझना पड़ेगा, इसके लिए हम हथियार उठा सकते हैं। अब प्रश्न ये वाले लिख सकते हैं आप, बोलिए। चलिए, बहुत बढ़िया। कर्तव्य, कर्तव्य क्या होता है? ड्यूटी, एक नया टॉपिक। कर्तव्य क्या चीज है? लोग कहते हैं मेरा यही कर्तव्य है, अभी देश की सेवा करना कर्तव्य है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी मेरा जो पढ़ने का कर्तव्य है, लेकिन पढ़ते पढ़ते कुछ और ही कर्तव्य निभाने लग जाते हैं। ठीक है, उसी कर्तव्य पे बात होगी। अब यहां पे कर्तव्य का मतलब क्या है? मतलब ये समझेंगे कि अगर हम लोग नीति शास्त्र में कहते हैं कि कर्तव्य का मतलब क्या है, तो नैतिक नियमों का पालन करना ही कर्तव्य है। क्या है कर्तव्य का मतलब? नैतिक नियमों का पालन। नैतिक नियमों का पालन करना कर्तव्य है। नैतिक नियमों का पालन। अब जो हमारे अपने कर्तव्य हैं, आप देख लीजिए कि कितने नैतिक हैं, कितने अनैतिक हैं। इसके अलावा कोई कर्तव्य अगर आपको मिला तो उसमें बाध्यता होती है। कर्तव्य में बाध्यता होती है, में बाध्यता होती है। अब समझिए कैसे। अभी तो आप अपने सर्विस में नहीं गए, जिस दिन आपने अपने सर्विस को ज्वाइन किया और आपने जो ड्यूटी, आप वहां पे पहुंचे और आपने अपनी नौकरी को ज्वाइन किया, उसी दिन से आप अपने कर्तव्य में बंध गए। और फिर आप कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते, नियम के साथ चलना पड़ेगा आपको, जैसी आपकी सर्विस है। तो कर्तव्य भी दो प्रकार के होंगे, एक तो बाध्यता वाले कर्तव्य, और एक ऐसे होंगे जहां पर कोई बाध्यता नहीं है। जैसे अभी आपके कर्तव्य, आपके कर्तव्य में अभी कोई बाध्यता नहीं है। 8 घंटा पढ़े कि 1 भी घंटा ना पढ़े, 10 घंटा पढ़े या ना पढ़े। लेकिन अगर आप जो सर्विस में गए, तो 10 घंटे की सर्विस मतलब 10 घंटे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या हो रहा उससे कोई मतलब नहीं है। कर्तव्य का पालन तो करना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? इसलिए वहां रिजल्ट दिखता है, यहां रिजल्ट ही नहीं दिखता। क्यों? क्या बहुत तैयारी कर रहे हैं सर, 3 साल से लगे हुए हैं और बहुत दिक्कत हो रहा है, इतना पढ़ने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। कितना रेगुलर पढ़े हैं आप? 8 से 10 घंटा रोज। खत्म हो जाएगी सब किताबें, 2-3 बार खत्म होके फेंक देंगे आप। 8 घंटा रेगुलर पढ़ लें आप, कहां पढ़ रहा है? बहाने बड़े बड़े हैं, आज ये काम है, आज ये काम है, सर ये भी जीवन में जरूरी होगा। जरूरी तो सब है इस जीवन में, क्या नहीं जरूरी है? सोने में आप सोना आपका सबसे बढ़िया कर्तव्य है इस सब। 7 घंटे से कम कभी नहीं सोए आप। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आपने इतना ना सोया। 7 घंटे, 8 घंटे, कभी कभी संडे है तो 10 घंटे। इस कर्तव्य में आप एकदम पूर्ण बाध्यता के साथ लगे रहते हैं।
लेकिन जो वास्तव में करना चाहिए उस पे कितना है। बड़े अच्छे दार्शनिकों ने कहा कि जो सामान्य मनुष्य हैं वो अपने आधे से ज्यादा जीवन सोने में निकाल देते हैं, और जो विशेष मनुष्य हैं वो सोने में कम, 4 घंटा 5 घंटा होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए जितना सोना चाहिए उतना ही सोते हैं, बाकी हमको नींद नहीं आती। फिर जब ऐसे जगने लगेंगे तो फिर आपसे अलग अलग काम होने लग जाएंगे, तभी आप बड़े काम कर पाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अब ऐसे ऐसे कर्तव्य जो आप जिसके बंधन में नहीं है, उसमें बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, जैसे पढ़ना, किसी को कुछ देना, कुछ लेना, ये हो सकता है। आप किसी के बंधन में नहीं है। अगर आपको मैं ये कहूं कि आपको दान देना चाहिए, इस पे कोई बाध्यता नहीं है, देना चाहिए, नहीं भी दे सकते हैं, दे भी सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमें कानून का पालन करना चाहिए, इस पे बाध्यता है, कानून का पालन नहीं करेंगे, डीएल नहीं है, गाड़ी लेकर आप चले, एक्सीडेंट हुआ तो जेल जाएंगे, छूटेंगे नहीं। समझ में आई बात? कानून के पालन की बाध्यता वाले कर्म, मतलब ऐसे कर्म जहां आपके ऊपर बाध्यता है, वो कर्म होंगे। अधिकतर कर्तव्य में बाध्यता ही होती है, लेकिन ऐसे कर्म, ऐसे कर्तव्य जिसमें बाध्यता नहीं है, उसमें आप बहुत सारी चीजों को रख सकते हैं। किसी से कुछ लेना, दान देना, ये सारी चीजें, ठीक है। अब हमारे कर्तव्य में जो संकट पैदा कभी कभी हो जाता है, हमारे परिवारों में होता है। मां और पत्नी में लड़ाई हो गई, ध्यान से सुने पुरुष, देखिए इथिक्स में कितना मजा आता है। एकदम लोगों की आंखें चौकन्ना हो गई कि अब क्या होगा। मां और पत्नी में लड़ाई हो गई। बेटा जो मां की पूंजी है, उसी की संपत्ति है भाई, हमेशा हर मां को लगता है ये मेरी संपत्ति, मैंने इसको दे दिया और ये देखो ये रानी बनी घूम रही है। अक्सर जो विवाद हो ही जाता है, सास और बहू में 36 का आंकड़ा है। कितना भी आप उसमें जो समझौता करा दीजिए, उसके बाद फिर वो कहेंगे अपने मन से ही तो चलती हैं, वो उनको कहेंगे, वो उनको कहेंगे, दोनों एक दूसरे को कहेंगे। अब अगर आप अपनी जो मां का पक्ष ले लेते हैं, पत्नी नाराज, जो पत्नी का पक्ष ले लेते हैं, मां ने आपको देखना ही बंद कर दिया कि आप हो ही नहीं घर में। अब जो लड़का है वो क्या करे, अब वो त्रिशंकु हो जाता है, न वो ऊपर जा पा रहा है, न स्वर्ग न नरक आ पा रहा है, वो बीच में फंसा हुआ है। अब उसके सामने समस्या बन जाती है, और ये जो दोनों ही महिलाएं हैं और इनका अपना पूरा दबाव है उस व्यक्ति के ऊपर, जो ग्रिप है एक तरह से आप मानिए। और जो पुत्र है या जो पति है, उसको हमेशा जब मां को देखता है तो बचपन याद आता है, इन्होंने ही सब कुछ किया, आज यही दुख में है मेरी शादी के बाद। जो पत्नी कहती है मैं सब कुछ छोड़ के आई हूं, तो मेरे लिए तुम क्या करते हो। अब ये समस्या है, किसका पक्ष ले, कौन सा कर्तव्य हमारे लिए होगा, नैतिकता क्या कहेगी, करेंगे क्या। इसी में हम झूल रहे हैं पेंडुलम की तरह से, अधिकतर लोग। अब इसके अलावा मान लीजिए आप आईपीएस हैं, आप किसी मंत्री के साथ हैं, एसपीजी में है, मान लीजिए एसपीजी में, अचानक ही आपके पास जो फोन आता है कि आपकी पत्नी हमारे पास है। उसको पता है कि आप बहुत प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से, क्योंकि आप आते हैं, हर आदमी प्रेम करता है, लेकिन आप कुछ विशेष प्रेम करते हैं, वो बात हर जगह फैली हुई है। अब प्रेम करते हैं, उसने कहा कि पत्नी आपकी हमारे पास, जो वीआईपी आप जिनके साथ जो रहते हो उनका रूटीन बता दो कि वो कितने बजे निकलते हैं।
बस इतना ही करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना, मारना भी नहीं। आपके सामने संकट है, एक तरफ प्रेम, एक तरफ कर्तव्य। जो कमजोर टाइप के लोग हैं कहेंगे मेरी पत्नी छोड़ देना, बाकी कुछ भी हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कहे अभी तो ये तो 1 मिनट में मार दूंगा, अभी जल्दी से उधर से तुम भेजो व्हाट्सएप पे। क्या रूटीन है आज का, कितने बजे निकलेंगे, जो सेकंड सेकंड का हिसाब। प्लेन हाईजैक हुए, लोगों को छोड़ने पड़े हैं इसी देश में। मंत्री की बेटी किडनैप हो गई आतंकवादियों के द्वारा। फोन किया, क्या बेटी चाहिए, आतंकवादी छोड़ दो, मार देते हैं तुरंत, क्या लगेगा। आतंकवादी छोड़ने पड़े, ये स्थिति थी। ये समझना पड़ेगा कि कब क्या कर्तव्य है, और जो जितने बड़े पद पे उसको उतना ही बड़ा त्याग करना पड़ता है। राम से बड़ा त्याग आज तक तो किसी ने नहीं किया अपने जीवन में। किया क्या? कोई नहीं है। जिस लक्ष्मण भाई के लिए इतना संघर्ष किया, बाद में लक्ष्मण का परित्याग करना पड़ा। आप रामचरितमानस पढ़े, आपकी हालत खराब हो जाएगी। लक्ष्मण को इस तरीके से छोड़ा। जब दुर्वासा आ गए तो सबसे पहले आया काल। काल ने कहा कि आज हमारी आपकी वार्ता होगी, आपके चलने का टाइम आ गया है, लेकिन हमारी आपकी वार्ता कोई सुन नहीं सकता। लक्ष्मण आगे आगे कहे कि मैं आपकी रक्षा करूं, कोई वार्ता सुनने भी नहीं पाएगा। तब तक दुर्वासा आ गए। लेकिन उसके पहले ही काल ने वचन ले लिया था कि अगर कोई सुनेगा तो जिसके कारण ऐसा होगा उसको आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। राम ने कहा ऐसा ही। दुर्वासा आगे, दुर्वासा ने कहा राम से तुरंत ही मिलना है। दुर्वासा ऐसे ऋषि थे, बहुत क्रोधी, कहे अभी अयोध्या जला दूं क्या, तुरंत मिलाओ राम से। लक्ष्मण घबरा गए, कहे कि अयोध्या जलवाऊं तो हर व्यक्ति मर जाएगा, तो मैं ही मर जाता हूं। ये यह कितना अच्छा आया कर्तव्य, मैं मर जाता हूं वो ठीक है, अयोध्या नहीं जलनी चाहिए, अयोध्या रहनी चाहिए। चले गए। काल अपनी बात कर रहा था अपने अपने वेश में बैठ के कि आपके चलने का टाइम हो गया है, बहुत हो गया, इतना कष्ट ले रहे हो, भगवान हो, चलो। जैसे लक्ष्मण को देखा, काल नाराज हो। कैसे? राम भी नाराज होता। फिर दुर्वासा उस समय एक शब्द नहीं बोला राम ने। सबसे पहले जो गए, फिर दुर्वासा जी से मिले, उनको प्रणाम किया, उनको बिठाया, अभिवादन किया। उसके बाद दुर्वासा जी ने कहा बस ऐसे ही मन हो गया तुमसे मिलने का, इतनी ही बात थी, बस ऐसे ही मन हो गया, मैं जा रहा था, मैं सोचा तुमसे मिल लूं। अगले दिन राम का दरबार लगा, राम दरबार। यहां सारे लोग हैं, सुग्रीव से लेकर सब बैठे वहां। राम जी ने कहा आज फैसला होना है हनुमान बड़ा। कहीं ऐसा क्या फैसला? कि एक हमें मंत्रणा दो, आज हमें राजकुमार लक्ष्मण को जो प्राण दंड देना है। राम ऐसे राजा नहीं है। आप जिस तरीके का, राम बहुत बहुत विलक्षण राजा, वैसे राजा होना ही नहीं है किसी को। भाई को प्राण दंड, जिस भाई ने 14 साल एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हनुमान जी को दुख हो गया बहुत, कहे कि भाई को प्राण दंड, महाराज अच्छा नहीं होता। कहे तो बताओ विधि। कहे अपने स्वजन का परित्याग ही प्राण दंड है। एक तो ये राजकुमार है पहली बात, और दूसरी बात ये आपके स्वजन है। और वहां पे चूंकि राम है, उन्होंने कहा आज से मैं लक्ष्मण तुम्हारा परित्याग करता हूं। सोचिए, लक्ष्मण जैसे भाई का राम ने परित्याग कर दिया। लक्ष्मण 18 दिन जो सरयू नदी के किनारे बैठ के अनशन करके प्राण दे दिया, गए ही नहीं, ना तो किसी से बोले। और राम के पास जब सूचना गई कि लक्ष्मण तो अब धरा पे नहीं है, राम ने कहा कि अब मैं भी शासन नहीं चला पाऊंगा, मुझे भी नहीं रहना। ये मर्यादाएं चली हैं इस देश में, ऐसे ऐसे महान विभूतियां हुई यहां। समझ में आया? ऐसे लक्ष्मण का नामवर नहीं है जो सीताराम लक्ष्मण लोग बोलते हैं। ये इतना महानता करके लोग गए हैं अपने कर्म के लिए।
कर्तव्य के लिए। तो ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर पत्नी को जो बचाना है तो आपको ढील देनी पड़ेगी उसकी सुरक्षा व्यवस्था में। तो क्या करेंगे, आप ढील दे देंगे? या पति को बचाना है या प्रेम को बचाना है अपने, किसी को कुछ भी करना हो, क्योंकि आपकी भावनाओं पर ही तो जो प्रहार किया जाएगा। दुनिया में हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ कमजोरी जरूर है, उसकी उसी कमजोरी पर प्रहार होता है। आपकी क्या कमजोरी है उसी पे प्रहार किया जाएगा सर्विस में भी। कोई कहे नहीं मेरी कोई कमजोरी नहीं है सर, ऐसा कोई है ही नहीं इस धरती पर जिसकी कोई कमजोरी ना हो, कुछ ना कुछ तो कमजोरी जरूर हो। अब दुविधा खड़ी होगी, क्या खड़ी होगी? कर्तव्य के पालन की दुविधा। क्या करें क्या न करें, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल आ गई। देखिए कितना मजेदार है, एक तरफ हमेशा साथ रहने वाला प्रेम हो सकता है, एक तरफ कुछ नहीं है लेकिन आपका कर्तव्य आपके पीछे पड़ा हुआ है। क्या किया जाए, कौन से कर्तव्य का चुनाव किया जाए? एक तरफ अपना कल्याण है, एक तरफ लोक कल्याण है। आपने शपथ खाई थी कि गोपनीयता को कभी भंग नहीं करूंगा, कोई सूचना इधर से उधर नहीं करूंगा या इधर नहीं करूंगी, और वही वो आपसे बोल रहा है कि सूचना दे दो। भावना में आप बहुत ज्यादा हैं तो दे देंगे, ये स्थिति बनेगी। तो ऐसे कर्तव्य का चयन होगा जिसमें लोक कल्याण को बढ़ावा मिलता हो या लोक कल्याण को प्रोत्साहन। ऐसे कर्तव्य जिससे लोक कल्याण को बढ़ावा, ऐसे कर्तव्य, अपने कल्याण नहीं लोगों के लिए। एक परिवार के हित के लिए अपने व्यक्तिगत हित छोड़े जा सकते। मैं अपने परिवार के लिए अपने व्यक्तिगत हित छोड़ सकता हूं जो मुझे अकेले लाभ देते हो। अगर पूरे परिवार को लाभ हो रहा है तो मैं अपने हित छोड़ दूं। एक जो गांव के लिए अपने परिवार के हित छोड़े जा सकते हैं, एक जिले के लिए अपने गांव के हित छोड़े जा सकते हैं, और पूरे देश के लिए सबके हित छोड़े जा सकते हैं। और आप अखिल भारतीय सेवा में जाना चाहते, बात समझ में आई? ये पेपर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है? इस पेपर के पीछे यही मानसिकता है कि आप पहले ये समझ पाएं कि कौन से कर्तव्य आपको करने हैं, क्योंकि सर्विस में आप जाएंगे तो ये आपको वैसे ही सिखाएंगे, लेकिन उसके पहले भी वो ऐसे लोगों को ही देखना चाहते हैं जिसके लिए 250 नंबर रख दिया है। एथिक्स पूरा एक अलग से ही पेपर डाला है। यहां 10-20 नंबर के एज में जो व्यक्ति जाएगा वो ऐसे ही सेलेक्ट हो जाएगा। ये मामला यहां पे समझना पड़ेगा कि कर्तव्य कौन से होंगे जो लोक कल्याण। दूसरी बात, ऐसे कर्तव्य जिससे कानून का पालन होता है, ऐसे कर्तव्य जिससे कानून का पालन हो, कानूनों के बाहर नहीं, जो कानून का पालन करता हो, हमारे संविधान के अनुकूल, जो संविधान की भावनाएं हैं उसके अनुकूल। संविधान की भावनाओं के अनुरूप हो। जहां पे आप कहते हैं कि हम भारत को
हर प्रकार से यहाँ के जो भी लोग हैं सबको सामाजिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे, आर्थिक आधार पर एक समतामूलक समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही? इस तरीके से ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे कर्तव्य जो लोकतांत्रिक मूल्य, समावेशी विकास और जो सतत विकास को बढ़ावा दे। कैसे? लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य, समावेशी विकास, सतत विकास, को बढ़ावा दे। एक ऐसा समाज जहां पर सबके लिए बराबरी हो। ऐसे कर्तव्य, ऐसे कर्तव्य जो केवल अपने आप को आगे बढ़ाता हो, जो अपने लिए होता हो। अपने लिए तो इस दुनिया में हर व्यक्ति जी रहा है, कोई ऐसा नहीं है जो अपने लिए नहीं जी रहा हो। लेकिन ये जो सर्विस है, जिस सर्विस में आप जाना चाहते हैं, इससे लाखों लोगों के जीवन को आप बदल सकते हैं। कुछ भी हो जाए, आपसे बहुत सारे लोगों का कल्याण हो सकता है अगर आपका अप्रोच ठीक हुआ और आप अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ हुए तो। और नहीं हुए तो लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो कर्तव्य की बात यहां पे की जा रही है। इसके अलावा ऐसा कर्तव्य होना चाहिए जो हमारे सामाजिक, आर्थिक, वो इसी में ही है जो संवैधानिक वाले में। फिर भी अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि सामाजिक, आर्थिक आधार पर राजनीतिक न्याय और हर व्यक्ति की गरिमा के अनुकूल हमें कर्तव्य करने हैं कि जिससे हर व्यक्ति की गरिमा, उसको राजनीतिक न्याय मिले, उसको सामाजिक न्याय मिले, उसको आर्थिक न्याय मिले और भारत की एकता और अखंडता को प्रोत्साहन देने वाले कर्तव्य करने। कभी कभी अपना भी बलिदान कर देना पड़ता है देश के लिए। कभी कभी अपना भी बलिदान करना पड़ता है। भगत सिंह ने किया, चंद्रशेखर आजाद ने किया, अशफाकुल्लाह खान ने किया, राम प्रसाद बिस्मिल ने किया। किसने नहीं किया? खुद ही राम बोस ने किया, जो बालिग भी नहीं थे, 15 साल के थे, 14-15 साल का लड़का। अब यह समझना पड़ेगा कि आपके देश को बनाने वाले लोगों ने अपने प्राणों का सबसे बड़ा उत्सर्ग किया है, तब यह देश बना है। इस देश में आप जाके प्रशासनिक व्यवस्था में अपने अनुसार नहीं करना है, वो कर्तव्य हमको लेकर चलना है जिससे लोगों को बड़े पैमाने पर सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और उनकी गरिमापूर्ण जीवन को हम प्रोत्साहन प्रदान कर पाए, तो फायदा मिलेगा। ऐसे कर्तव्य और देश की एकता और अखंडता से जुड़े। मतलब अगर हम ये कहें कि देश की एकता, अखंडता, ये इसके लिए त्याग किया ही जाएगा। बिना त्याग के तो आप ऐसे नहीं काम कर पाएंगे। ऐसे जुड़े हुए कर्तव्य। और जब भी कर्तव्य किया जाए तो उस समय ये हमारे दिमाग में आए, चिंतन हो कि इस हमारे कर्तव्य का, कार्य का क्या समाज पे असर पड़ेगा, हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा और जो समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। समाज के ऊपर असर को ज्यादा महत्वपूर्ण रखेंगे। अपने जो भी कर्तव्य हैं उसके असर को भी जरूर देखेंगे कि हमारे इस कर्तव्य से, इस कार्य से समाज के ऊपर कितना असर पड़ेगा। हमारे ऊपर भले ही ना असर पड़े उतना, लेकिन समाज के ऊपर जरूर असर पड़ना चाहिए। ऐसा कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है उसके जीवन में आपके कर्तव्य से, आपके कार्य से क्या लाभ मिला। तभी आपके संविधान निर्माताओं की जो मूल में बातें हैं वो बातें आप समझ पाओगे कि जो गांधी जी ये चाहते थे कि आखिरी व्यक्ति तक आप पहुंचे, आखिरी सीढ़ी पे जो है उसके भी आंसू पोंछे जाए। ये तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उस पे है लिखा हुआ गांधी जी का जंतर।
वो जॉन रस्किन की पुस्तक थी अंटिल द लास्ट, उससे गांधी जी बहुत प्रभावित थे। बाद में उसको यहां वो लेकर भी आए अपने विचारों में। तो यहां समझना पड़ेगा कि किस तरह से विचारधारा के आधार पर यह बात रखी गई कि हम उन कर्मों को, उन कार्यों को, उन कर्तव्यों को करें जिससे आखिरी पायदान पर बैठे हुए लोगों का विकास संभव हो, वो भी मुख्य धारा में आए। क्या बात समझ में आई? इसके अलावा जब भी कोई कर्तव्य करें तो उससे यह भी देखें कि इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी बढ़ेगी। अगर कोई कर्तव्य करने से के बाद आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो जाए, हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार करना गलत है, फिर भी करते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा समाज है वो आपके पैसे पे आपका आकलन करता है। अभी मैं किसी को सुन रहा था तो एक आईपीएस के ऊपर महीने में लगभग 8 से 9 लाख रुपए का खर्च है एक आईपीएस का। एक साल में कितना खर्च हुआ? लगभग 1 करोड़। 1 करोड़ रुपया जो है आपके ऊपर सरकार खर्च कर रही है आपके आलीशान अच्छे जीवन के लिए। अगर आप लोगों को सेवा ही नहीं दे पा रहे हैं तो पैसा बेकार है। आप 60 साल आप अपनी सेवा करें भाई, लगभग 30 साल पे मैं मान लेता हूं आप हुए, 30 साल आपकी सर्विस है, 30 करोड़ रुपए तो आपके ऊपर ऐसे ही खर्च हो नहीं। अगर आप उसके बाद भी सेवा नहीं दे रहे हैं, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपने जो प्रशासन की जो क्षमता थी उसको आपने पालन नहीं कराया। और अगर आप देखें तो जो जो सेकंड एआरसी रिपोर्ट आई थी, जो दूसरी प्रशासनिक रिपोर्ट, उसमें इसी बात को रखा गया है कि हमें लोगों तक पहुंचना है। इसके पहले योजनाएं खूब चल रही थी, नरेगा, मनरेगा, लोगों तक ही नहीं पैसे पहुंचते थे। जो मजदूर है उनको कोई पैसे नहीं मिल रहा। जो ग्राम प्रधान अपने हिसाब से पैसा बांट देता था, वहां से जो 200 रुपए के हिसाब से आया उसने 80 रुपए दिया, जो महिलाओं को 50 रुपया ही दे रहा, क्योंकि भैया तुमने तो बहुत मेहनत किया नहीं। इसीलिए बाद में इसमें भी पूरी 60 गांठ थी, ऊपर से लेके जो नीचे तक जो प्रशासन मिला हुआ। फिर उस चीज की पारदर्शिता को देखा गया कि इसको कैसे ठीक किया जाए। पारदर्शिता का मतलब यह है कि हमने 1 रुपए यहां से दिया तो आपके पास वहां पहुंचना चाहिए, बीच में कोई पैसा खाना नहीं चाहिए। इसीलिए सरकार, अगर आप देखें तो इस समय सरकार ने सबसे पहले जो रिकमेंडेशन थी उसको लागू किया, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब कोई किसी का मक्कारी कर ही नहीं सकता, सीधे खाता में पैसा लीजिए, मस्ती काटिए। और लोगों के पास जब पैसा पहुंचेगा तो लोग मुख्य धारा में आएंगे। पहले क्या होता था, जो जो फेक नाम होते थे उन्हीं के नाम पे मजदूरी ले लेते थे। अब ऐसा नहीं, पूरा अकाउंट दिखाना पड़ेगा, कोई मजदूरी आप ले भी नहीं पाएंगे। उसके बाद भी लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि मैं तुझे दिला दे रहा हूं तो अपने खाते से निकाल मुझको दे देना लाके थोड़ा। अभी भी लोग बने हुए हैं, ऐसा नहीं है खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जो आपके हाथ से उनके पास जाता था वो सरकार ने खत्म कर दिया। इसे कहते हैं शासन आपके द्वार। प्रशासन, विशेष शासन की बात हो रही है यहां पे। प्रशासन का नाम सुनते ही लोगों को डर लग जाता है, आ गया प्रशासन। प्रशासन जो डराने के लिए नहीं है, सहयोग के लिए है, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये व्यवस्था स्टेट बनाया गया है। और स्टेट को लोगों ने दुरुपयोग समझ, अधिकारी को लगता है कि मेरा है सब कुछ। भाई ऐसा नहीं है, आप सेवक हैं ऊपर लेवल के, थोड़ा इसी भावना से काम करना पड़ेगा। तो ये चीज यहां देखने की जरूरत है। और उपेक्षा क्यों हो रही है आज के समय में? कर्तव्य की उपेक्षा बहुत है। कर्तव्य की उपेक्षा,
उपेक्षा सर्विस में गए, यहाँ पे लंबा चौड़ा हमने लेक्चर दिया, एक दो लोग निकल लिए, हो गए मान लो, गए वहां कहें अरे बहुत लेक्चर मिलते हैं ऐसे। एप्पल फोन कौन खरीदेगा? जो वादा किए थे उसका क्या होगा? अब ये सब वादे वादे नहीं टूटने चाहिए, चाहे जितना भ्रष्टाचार करना पड़े। कर्तव्य की उपेक्षा क्यों है? पहली बात अज्ञान, जो सही नहीं उसको सही मान लिया। तुमने सही मान लिया कि जो समाज कहता है वो सही है, अज्ञान। जो समाज में लोग बैठे हैं वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो खुद अज्ञानी है, उनको खुद ही नहीं पता, वो पैसे से आकलन कर रहे हैं, वो मूर्ख है। पैसे से आकलन जब भी होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, भावना तो खत्म ही हो जाती है। पैसे वालों के पास बहुत भावना नहीं होती, आप मिल लीजिए, जिसके पास बहुत पैसा, भावना नहीं उसके पास। तो ये बोलता है कि आप क्या चाहिए, पैसा ले लो, पैसा, टाइम मत मांगो। पैसे वालों के पास भावना बहुत कम। अभी समाज में क्या है, भौतिकता का खूब बढ़ावा, इसलिए समाज में भावना शून्य लोग हो गए। जो शरीर की इच्छाएं उसी पे लोग हैं, अंदर से कोई किसी से भावनात्मक लगाव नहीं है। पहले भावनात्मक लगाव था, आज के समय लोगों ने प्रेम को खेल समझ रखा है। खेल है, खेल लिया, फिर अगले रास्ते में निकल लिए। ऐसा नहीं था। घानानंद जो हैं, एक हिंदी में बड़े बोले अच्छे कवि हुए जो घानानंद, उन्होंने कहा कि भाई प्रेम का मतलब ये नहीं है, प्रेम का मतलब है कि अपने आप को ये मान लेना कि हमने कुछ किया अपने जीवन में और उसके पीछे ही अपने आप को लगा देना। अभी प्रेम का मतलब क्या है? पैसा नहीं है तो प्रेम ही नहीं किसी का। अज्ञानता, अज्ञानता सबसे बड़ा कारण है, और इस अज्ञानता का असर हमारे ऊपर खूब पड़ता है। अज्ञानी लोग हमको ज्ञान दे देते हैं कि बताओ, वो लेखपाल होके, वो लेखपाल या पटवारी होके इतना पैसा वहां पे बना दिया, उतना घर वहां बना दिया, तुम पता नहीं कैसे अधिकारी हो। तो खुद भी अच्छा नहीं लगता, कहने ठीक है, ठीक ही कह रहे हैं, क्या फिर अवसर नहीं मिलेगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, खत्म। जो अच्छा करना था वो खत्म कर दिया आप। यही समाज की अज्ञानता है। कर्तव्य को लेकर समझ नहीं है, क्या करना ठीक है, क्या करना ठीक नहीं है, अज्ञान। सुकरात नहीं है आप, सुकरात ये तो कह रहा है ज्ञान, सद्गुण। अब इस समय ये केवल जो जो पुस्तकों में है ज्ञान सद्गुण, असली में कोई नहीं उतारता। हर आदमी ऐसे पढ़ लेता, एग्जाम में जाके उतार देगा, और जब नौकरी मिलेगी फिर देखा जाएगा कि अब हमको बहुत शिक्षा की जरूरत नहीं, हम खुद ही ज्ञानी है। नहीं, ये चीज समझने की जरूरत है। हमको अपने परिवार से ही जो कर्तव्य के प्रति अगर अच्छी शिक्षा मिले तो हम जब भी आगे बढ़ेंगे तो अपने कर्तव्य के प्रति बोध से भरे रहेंगे। लेकिन परिवार में ही हमको कर्तव्य की शिक्षा गलत मिल जाए या समाज से मिल जाए गलत, तो अच्छे कर्तव्य आप नहीं कर पाएंगे, आप अपनी ड्यूटी निभा ही नहीं पाएंगे। परिवार में रोज आपकी पत्नी कह रही है ले आओ हार, ले आओ हार, अब वो सोने पे नहीं है, वो डायमंड वाले पे निकल रही कि डायमंड वाला हार चाहिए। अब डायमंड का हार ही बड़ा महंगा आता है, 2 करोड़ का, 5 पैसे कोई की मतलब इच्छाओं की कोई वही नहीं, अंत ही नहीं है। मानो की खोपड़ी और इच्छा कभी भर नहीं सकती। ये जादुई खोपड़ी है मानो की, कितना भी लाख इसको दे दो, अगले दिन फिर BMW मर्सिडीज बेंज कौन लेगा?
खत्म पैसा। आप हमको बताइए कि मेरे पास 500 करोड़ रुपए हैं, मैं 1 मिनट में उसको खर्च कर दूं। 1 मिनट 500 करोड़, इतनी इच्छा है, फिर कैसे जीवन चलेगा भाई? तो कर्तव्य जो है वास्तविक अर्थ पे उस पे आना पड़ेगा, अज्ञानता से बाहर निकलना पड़ेगा। हीरा खरीदने के चक्कर में नौकरी खत्म हो जाएगी और अपने फंस जाएंगे, इसलिए नहीं हीरा पहनेंगे। इसके पहले जो जो राजा महाराजाओं ने खूब हीरा पहना और जो सबकी गर्दन उतर गई हीरा पहनने के बाद, रानियों की भी उतर गई, तो ज्यादा उसके चक्कर नहीं पड़ना। ये एक बात आपको समझ में आएगी। हमारे परिवार में अगर ये हमको सिखाया जाए कि अगर आप अच्छा कर्तव्य नहीं करोगे तो अपराध बोध होना चाहिए, तो आप अच्छा कार्य नहीं कर पाओगे तो अपराध बोध होने लगेगा। आप आए सर्विस में, आपके वजह से कुछ लोगों के जीवन में बदलाव होने लगेगा, तो अंदर से खुशी पैदा हो, यार हमने कुछ भी नहीं किया चलो, लेकिन इतना तो किया कि लोगों के जीवन में कुछ बेहतर कर पा रहे। लेकिन जो मजदूर का पैसा आ रहा है उसमें भी कमीशन, वो भी कमीशन, अब फिर शाम को पार्टी 6 बजे के बाद, क्या ही अपराध बोध होगा? होश में ही नहीं। जब अपराध बोध होना तब होश में ही नहीं है। अपराध बोध किस बात का होगा? फिर सुबह भी अपने हिसाब से नहीं हो, 1 बजे वाली सुबह है। अब चूंकि सर्विस में है तो तैयार होके जाना ही है। ये समस्या है। अगर कर्तव्य को लेकर अपराध बोध हो तो कर्तव्य आप अच्छा करोगे, और अपराध बोध नहीं हो रहा, इसका मतलब अंतःकरण बोलना बंद कर चुका है। अंतःकरण उसी का बोलना बंद करता है जो भौतिकता में बहुत आगे बढ़ गया, जिसको केवल पैसे की वैल्यू है। कितना पैसा आज मिलेगा, कितना पैसा मैं कमाऊंगा, मैं ये सब ले लूंगा। मुझे तो दुबई में भी लेना है, मेरा सपना था आईएएस बनने बाद दुबई, वहां कौन लेगा? ले लो दुबई में भाई, जो बुर्ज खलीफा में। अब इच्छाएं कुछ आनंद है ना, इच्छाओं का क्या है? खत्म हो जाएगा सब, ये चीज दिखेगी। और अगर कर्तव्य अरुचिकर है, मजा ही नहीं आ रहा, आपको आईपीएस नहीं बनना था, आईपीएस बन गए, आपको लोग वहां पे जय हिंद कर रहे हैं, क्या फालतू काम करते हो जय हिंद करके यार, तुम जो है डिस्टर्ब कर रहे हो। अच्छा, तो फिर तो आप नहीं, सर्विस ही नहीं हो पाएगी आपसे, इस्तीफा दीजिए आप। अगर आपको अपने कार्य में मजा नहीं आ रहा, जैसे हम ही को है पढ़ाना है, हमको मजा ही नहीं आए, हमको खूब मजा आता है, जितना आपको पढ़ाते उससे ज्यादा खुद को ही मजा आता है। अपने कार्य से प्रेम, जो लोग अपने कार्य से प्रेम करते हैं वो छोटी नौकरी भी करें बहुत शानदार करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है तो वो जो कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर मस्त रहते, अपनी नौकरी से प्रेम है, अपनी वर्दी से प्रेम है, हर चीज से खूब काम करते हैं, उतने में ही वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और छोटे से ही इलाके में उनका दबदबा होता है। ये समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्यार करेंगे तो वो चीज आपको दे देगी वापस। प्यार करेंगे तो जाएंगे समय पे, लोगों के बारे में सुनेंगे, फैसला करेंगे, नहीं? तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप अपने कर्तव्य में आपकी अरुचि है तो आपसे कर्तव्य हो ही नहीं पाएगा। जनता के कल्याण के लिए आपको काम करना है, आपको जनता से मिलने में मजा ही नहीं आता। वो तो गांव के किसान हैं, वो तो पसीने से जो डूबे हुए हैं, नहीं, वो तो गांव के किसान हैं जो पसीने से डूबे हुए हैं। आपको मिलना ही नहीं किसी से, नहीं मिलना हमको। हो गया आपका कर्तव्य, अरुचि पैदा हो गई कि नहीं हो गई? यह समझने की जरूरत है कि अरुचि क्यों पैदा हो गई। ठीक है, यह भी चीज दिखाई देगी।
और आपकी क्षमता से ज्यादा आपको जो कर्तव्य मिल गया तब भी नहीं होगा आपसे। आप उम्मीद करके गए थे कि 6 घंटे का आपको काम मिलेगा, वहां पे तो 11 घंटे काम करना है, 12 घंटे काम करना है। अपने आप ही आपकी हालत खराब हो जाएगी कि मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आपको यह समझना पड़ेगा कि जो भी कर्तव्य आपको दिया गया, अगर उसकी समय अवधि बढ़ गई, कुछ लोग कहते हैं 8 घंटे की मेरी ड्यूटी है तो 8 घंटा 1 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर नहीं, वो घड़ी देखना शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं करने आप आए हैं यहां, न पढ़ने आए हैं, न आपको कोई आपसे काम होगा। समय देख के 1 मिनट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका अभी पढ़ने में मन लगा नहीं है। कुछ ख्याल अच्छा है गालिब, दिल बहलाने, तो दिल बहला लीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं पे रुकिए, मिलते हैं कल।